नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की होली खेल रहा है। हर तरफ मिसाइलें हैं, धमाके हैं और जंग की आग है और भड़कती जा रही है ये आग। इजरायल और ईरान के बीच टकराव और सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रह गया है, मिसाइलों और ड्रोन से सीधे हमले हो रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन गूंज रहे हैं। उधर खामेनेई के बेटे ने भी इजरायल और अमेरिका का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। अब सवाल यह है कि क्या वो ट्रंप की घेरेबंदी और इजरायल की चुनौती का जवाब इंतकाम से अपने दे पाएंगे या फिर तेहरान का अगला कदम पूरी दुनिया को दहला देगा। मिडिल ईस्ट में जंग की आग जो भड़क रही है, उसमें पाकिस्तान खुद को उसी आग में झोंकने को तैयार है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग ने आज 5वें दिन में प्रवेश कर लिया है और आज की सुबह तेहरान के लिए खौफनाक रही। जब दुनिया होली का जश्न मना रही थी, तब ईरान की राजधानी तेहरान में बारूद की होली हो रही थी। ईरान के सरकारी टीवी ने पुष्टि की है कि शहर के बाहरी इलाकों में भीषण विस्फोट सुने गए हैं। एक तरफ तेहरान धुआं है तो दूसरी तरफ इजराइल का आसमान भी आग उगल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के जवाब में उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय करना पड़ेगा। यह अब केवल छिटपुट हमले नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित महायुद्ध की शक्ल ले चुका है। ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले की बात करें तो इजराइल, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और इराक, इन जगहों पर वो जमकर मिसाइलें दाग रहा है। तेहरान ने अपने खलीफा की मौत का इंतकाम लेने के लिए अब आर पार की जंग शुरू कर दी है। इस जंग की कीमत निर्दोष लोग भी चुका रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महज 5 दिनों के भीतर ईरान में मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की भारी तैनाती के साथ ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने लेबनान के 80 से ज्यादा गांवों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इजरायली हवाई हमलों ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वे आमने सामने के युद्ध के लिए तैयार हैं और उसके पास अब जंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर पर हमला हुआ और जिसमें मौत हो गई। और 4 मार्च 2026 यानी मौत के ठीक 5 दिन बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता के नाम का ऐलान हुआ, नाम मुजतबा खामेनेई। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता का बड़ा उलटफेर हुआ है। उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को अब सत्ता की कमान मिली है। IRGC का मजबूत समर्थन हासिल करते हुए जूनियर खामेनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठाया गया है। भले मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया, लेकिन सवाल अब सीधा है, क्या तेहरान अब और सख्त और आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ेगा? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव का नया अध्याय शुरू होगा?
सवाल इसलिए क्योंकि सिर्फ तेहरान की सत्ता नहीं बदली है, बल्कि बदल सकती है सोच। 56 साल के मुस्तफा खामनेई भले औपचारिक पदों से दूर रहे हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में उन्हें रणनीतिक दिमाग माना जाता है। पहले ये जानिए मुस्तफा हैं कौन। खामनेई के दूसरे नंबर के बेटी, पर्दे के पीछे रणनीतिक भूमिका। ईरान इराक की जंग लड़ी थी, IRGC से करीबी संबंध। 2019 में यूएस ने किया प्रतिबंधित। भले अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अब सुप्रीम लीडर के तौर पर उनके पास सेना, मिसाइल प्रोग्राम और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की कमान होगी। ये वही है जो ईरान की विदेश नीति से लेकर युद्ध नीति तक अंतिम फैसला करेगा। यानी साफ है, मुस्तफा अब न सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, बल्कि अमेरिका और इजराइल की हर एक हमले का जवाब चुन चुन कर देंगे। अब अगर तेहरान आक्रामक रणनीति घेरा बनाता है, तो जूनियर खामनेई यूएस और इजराइल को घुटनों पर ला देंगे। कैसे, वो भी समझिए। प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दबाव रणनीति, साइबर और ड्रोन वॉरफेयर, खाड़ी में नौसैनिक गतिविधि, कूटनीतिक मोर्चे पर चीन रूस से नजदीकी, आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में ऊर्जा काट। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तेहरान और आक्रामक हुआ तो रणनीतिक घेरा करना तय है। रणनीतिक घेराबंदी का अर्थ सिर्फ हथियार नहीं होता, ये होता है आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय प्रभाव, कूटनीतिक मोर्चेबंदी। ईरान अगर खाड़ी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाता है या क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए दबाव बनाता है, तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए नई चुनौती बन सकता है। लेकिन हर आक्रामक कदम का जवाब भी उतना ही कड़ा हो सकता है। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या जूनियर खामनेई अपने पिता की कठोर नीतियों को और आगे ले जाएंगे, या आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को कूटनीतिक राहत देने की कोशिश करेंगे। क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश किया था? क्या अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जो उसका था ही नहीं? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा खुलासे ने वाशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हड़कंप मचा दिया है। मार्को रूबियो ने यह स्वीकार कर सबको हैरान कर दिया है कि अमेरिका का ईरान पर हमला कोई सोची समझी रणनीति नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। रूबियो के मुताबिक इजराइल ने मन बना लिया था कि वो अकेले ही ईरान पर हमला करेगा। और व्हाइट हाउस को डर था, अगर इजराइल ने अकेले वार किया तो ईरान के जवाबी हमले में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। इसी चेकमेट से बचने के लिए ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पहले हमला कर दिया। अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने तीखे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इजराइल के खतरे को अमेरिका का खतरा मान लेना एक ऐतिहासिक भूल है। इसे ब्रेन वॉशिंग कहें या कूटनीतिक चाल, नतीजा ये है मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर है और अमेरिका इसकी आग में सीधे तौर पर झुलस रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप पर बनाया दबाव। नेतन्याहू ने ट्रंप के दिमाग में ये बात बैठाई कि ईरान बड़ा खतरा है। ईरान को जड़ से मिटाना दोनों देशों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि युद्ध के लिए यही सही समय है। अगर वो खामनेई के शासन को खत्म कर देते हैं तो उनका बड़ा नाम होगा। ट्रंप का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा।
ट्रंप को लालच दिया गया ईरान पर हमला कर वो महान बन जाएंगे। नेतन्याहू लगातार ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ईरान पिछले 27 सालों से अमेरिका की बर्बादी के सपने देख रहा है और उसने ट्रंप की हत्या की साजिश भी की, जिसके साथ अमेरिका ने ईरान पर बारूद की बारिश कर दी। अब ट्रंप इस जंग को सही ठहराने के लिए जिन सबूतों का हवाला दे रहे हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ही उन्हें गलत बता रही हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था। DIA के अनुसार ईरान 2035 से पहले ये तकनीक नहीं पा सकता। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा खतरा बताया। IAEA के मुताबिक 2015 डील के बाद परमाणु कार्यक्रम रुका था। तत्काल परमाणु खतरे के कोई भी सबूत नहीं मिले। पेंटागन ने कहा अमेरिका पर पहले हमले की भी आशंका नहीं थी। इस महायुद्ध को लेकर ट्रंप ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि यह 4 से 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वे इसे लंबे समय तक खींचने की तैयारी की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू की रणनीति ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन की है और वे अमेरिका को इसमें मोहरा बना रहे हैं। अमेरिका के भीतर विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप केवल अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। सच्चाई ये है, ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं था, बल्कि ये पूरी जंग इजराइल के हितों की रक्षा के लिए लड़ी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका इस दलदल से बाहर निकल पाएगा या फिर एक अंतहीन संघर्ष में फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। आसमान में मिसाइलें, समंदर में जंगी बेड़े, शहर शहर बस धमाकों की गूंज और तबाही। मिडिल ईस्ट का आसमान इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उन हथियारों की लिस्ट जारी की है जिनसे ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, किसी चमगादड़ जैसे दिखने वाले ये बम वर्षक विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे ताकतवर और घातक हथियार हैं। 4 जेट इंजन से चलने वाला B-2 बम वर्षक पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकता है। युद्ध में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला करने के लिए 2000 पाउंड के बम का इस्तेमाल किया गया है। LUCAS वन वे ड्रोन, अमेरिका का आत्मघाती अटैक ड्रोन, पहली बार अमेरिका ने युद्ध में किया इस्तेमाल। ईरान की शाहीन 136 की तर्ज पर तैयार, लो कास्ट हाई इंपैक्ट स्ट्राइक वेपन से लैस। एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान के खिलाफ हमले में कम से कम 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिस्सा लिया है। USS अब्राहम लिंकन और USS गोराल्ड R फोर्ड ईरान पर हमले से पहले से ही मध्य पूर्व में तैनात हैं। टॉमहॉक मिसाइल, ईरानी मिसाइलों का जवाब अमेरिका अपनी टॉमहॉक मिसाइलों से दे रहा है, जो लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल है जिसे आमतौर पर युद्धपोत या पनडुब्बी से समुद्र के रास्ते लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। जमीन पर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिकी नौसेना की रणनीतिक मारक क्षमता का अहम हिस्सा है। पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने ईरान के हमलों से खुद को और अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए पैट्रियट और थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। लड़ाकू विमान, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले में कई तरह के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है, जिनमें F-16, F-18, F-22 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, अमेरिकी वायुसेना और नौसेना 2 अलग तरह से AWACS इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी वायुसेना A3 सेंट्री और नौसेना A2 हॉक आई AWACS का इस्तेमाल करती है। E3 AWACS की रेंज 250 किलोमीटर तक है।
इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि वो अनंत काल तक युद्ध लड़ सकता है। अमेरिका के हथियारों का स्टॉक मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड पर कभी इतना ज्यादा या बेहतर नहीं रहा। जैसा कि आज मुझे बताया गया, हमारे पास हथियारों की असीमित भंडार है। इन हथियारों का उपयोग करके युद्ध अनंत काल तक और बहुत सफलतापूर्वक लड़े जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये ताकत ईरान को झुकाने के लिए काफी होगी? मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध ताकत की वो टक्कर है जहां अमेरिका अपने घातक हथियारों के दम पर ईरान को तबाह की रणनीतियों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर बीतते दिन के साथ ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि ये जंग थमेगी, लेकिन नहीं, हर दूसरे दिन एक नया हमला और एक नई आग भड़क जाती है। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर इसी वक्त पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।